वेलकम टू अमित शर्मा एकेडमी। आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 का पार्ट सेकंड देखेंगे। इससे पहले एनसीईआरटी क्लास 7 का साइंस का पार्ट 1 से लेकर 9 तक चैप्टर हो गए थे, तो इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, आप चैनल पर विज़िट कर लीजिएगा। और क्लास 6 का भी मिल जाएगा 2 पार्ट में। ऐसे ही सारे जो चैप्टर्स हैं वो करा देंगे, 6 से 12 तक की साइंस करा देंगे। इसके बाद पॉलिटी, हिस्ट्री जो भी है एनसीईआरटी बेस पे वो सब करा देंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नया चैनल है, आप लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आज देखेंगे 10th चैप्टर से, देखेंगे 10 से लेके 18 तक के चैप्टर देखेंगे इसमें। 10th नंबर चैप्टर है जीवों में श्वसन। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हमारी पेशियों में संचित होता है जिससे ऐंठन होती है? तो ये लैक्टिक एसिड होता है। नेक्स्ट है, अंतःश्वसित वायु तथा उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत है। तो देखिए, अंतःश्वसित में होता है 21% और बाह्य उच्छ्वसित में होता है 16.4%। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिएगा, इसमें डिटेल दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है। दूसरा, कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड और जल विघटित होता है। तीसरा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन विखंडित को वायवीय श्वसन कहते हैं। तो ये गलत दिया है, अनुपस्थित में अवायवीय होता है, ठीक है, और उपस्थित में वायवीय होता है। तो ये तीसरा गलत है और सही सुनने हैं इसमें, तो पहला दूसरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विभिन्न जंतुओं में श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंचुए श्वसन कार्य त्वचा से करते हैं। मेढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं, तथापि वे अपनी त्वचा से भी श्वसन करते हैं। तो ये हो जाएगा, दोनों सही है, 1 और 2। जो मेढक है ना, वो दोनों तरफ से श्वसन करता है, फेफड़े से भी और त्वचा से भी। जब वो स्थल में रहता है तो त्वचा से करेगा और पानी के अंदर रहेगा तो फेफड़े से करेगा। नेक्स्ट है, कथन दिया गया, श्वसन सभी जीवों के जीवित रहने के लिए अनिवार्य है, कारण ये जीव द्वारा लिए गए भोजन को ऊर्जा से निर्मुक्त करता है। तो ये कथन और कारण दोनों सही हैं और इसका कथन कारण की सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, कॉलम दिए गए, ईस्ट, डायफ्राम, तिलचट्टा, पत्तियाँ और मछली। तो मछली जो होती हैं उसमें क्लोम पाए जाते हैं। पहले का ई, ये ई का फर्स्ट हो जाएगा, तो आप ऐसे देख के बना लीजिएगा। तो बी ओ सी हो गया इसका। अब ईस्ट में क्या होता है? एल्कोहल होता है, ईस्ट एल्कोहल से बनता है, तो ए का 2 हो गया, तो ये बी वाला हो गया जाके। और 3 का डायफ्राम, 3 का हो जाएगा, बी का हो जाएगा 3 वाला, वच्चुकुआ वाला हो जाएगा। और सी का तिलचट्टा है, तो ये सी का हो जाएगा 5 नंबर हो जाएगा। श्वास रंध्र, पत्तियों में क्या होते हैं? रंध्र होते हैं, डी का 4। और मछली में क्या होते हैं? क्लोम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर कितनी होती है? तो 15 से 18 प्रति मिनट होती है। नेक्स्ट है, उच्च श्वसन के समय पसलियाँ तो नीचे की ओर गति करती हैं। नेक्स्ट है, 11 नंबर चैप्टर, जंतुओं और पादपों में परिवहन, पचा भोजन, ऑक्सीजन, अपशिष्ट पदार्थ। तो इसमें पूछा रक्त किसका परिसंचरण करता है? तो ये सभी का करता है, 1 2 3। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों और कोशिकाओं तक इसका परिवहन करती है। हीमोग्लोबिन एक लाल रंग का वर्णक है जो ऑक्सीजन से संयुक्त होकर रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो ऑप्शन इसके हैं, कथन 1 सही है, ठीक है, और कथन 2 भी सही है इसमें। तो आप देख लीजिएगा इसका डिटेल। अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। श्वेत रक्त कणिकाएँ अथवा कणिकाएँ निम्नलिखित में से क्या कार्य करती हैं? तो ये रोगाणुओं से आपकी रक्षा करती हैं, विनाश करती हैं इसका रोगाणु। अब 3 इसमें होते हैं, कणिकाएँ 3 प्रकार की होती हैं, WBC और RBC और प्लेटलेट्स। अभी 3.0 में पूछा गया था, इसमें सबसे ज़्यादा तरल कौन सा है? तो प्लेटलेट्स था उसमें, और बिम्बाणु थे, काफ़ी थे उसमें ऑप्शंस, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, रक्त वाहिकाएँ, हृदय और वृक्क, इसमें से पूछा गया कौन सा परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो जिसमें रक्त का कोई फ्लो नहीं होता, तो जैसे वृक्क है, वृक्क क्या करता है? ये आपके यूरिन को साफ करता है, तो इसमें डी हो जाएगा, केवल 4 नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, 5 नंबर क्वेश्चन है, चिकित्सक हृदय स्पंदन को मापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो स्टेथोस्कोप करते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में आला बोलते हैं। ठीक है, अब आप बताइएगा स्टेथोस्कोप किस घटना के कारण वो कार्य करता है। ठीक है, फिजिक्स का क्वेश्चन है इसमें।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में विचार कीजिए। मछली हाइड्रा स्पंज किसमें कोई प्रश्न तंत्र पाया नहीं जाता है। जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है किसमें नहीं होता है, तो हाइड्रा में नहीं होता, स्पंज में नहीं होता, ठीक है, मछली में होता है। ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। नेक्स्ट है अपोहन या डायलिसिस की विधि निम्नलिखित में किसके अक्रिय हो जाने की स्थिति में की जाती है। तो ये वृक्क होता है किडनी, जब किडनी फेल हो जाती है तो डायलिसिस किया जाता है, मतलब रक्त को छाना जाता है, वो सॉरी जो ये होता है, हाँ, रक्त को छानने का कार्य करते हैं वृक्क का। कुछ जंतुओं के शरीर में अपशिष्ट रसायनों के निष्कासन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मछली कोशिका के अपशिष्ट पदार्थ उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करती है, क्योंकि ये अमोनियोटैलिक होते हैं, जो उसमें रहेंगे पानी में वो अमोनियोटैलिक होंगे। सर्प अपने शरीर में अपशिष्ट के रूप में नाइट्रिक अम्ल का उत्सर्जन करता है, तो इसमें केवल ए सही है, ठीक है। अब ऑप्शन देखिए, इसमें जो छिपकली और पक्षी सर्प हैं ये क्या करते हैं, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अर्धसंग अर्धघन सेमी सॉलिड पदार्थ के रूप में करते हैं, और ये यूरिक अम्ल का होता है, ठीक है। और मानव क्या करता है, वो यूरिया को, ये यूरिक अम्ल होते हैं जो पक्षी, छिपकली और सर्प होते हैं, और जो पानी में रहते हैं वो अम्लोटैलिक होते हैं। नेक्स्ट है रंध्र, जाइलम, फ्लोएम, मूलरोम, ये मैच कराने, तो ये काफ़ी सिंपल है। रंध्र से क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। जाइलम जल से, तो जल का परिवहन होगा। फ्लोएम से फल यानी भोजन का परिवहन, और मूलरोम से जल का अवशोषण होगा। तो ऑप्शन देख लीजिएगा इसका, डी का चौथा ये सी वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कथन दिए कारण दिए, मूलों द्वारा मृदा से अवशोषित जल को अभिकर्षित होकर तने और पत्तियों तक पहुंचाता है। आ रहे पत्तियों के जल के वाष्पोत्सर्जन के कारण एक चूषण बल निर्मित होता है। तो ऑप्शन इसके दिए गए, इसमें ए आर सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फुफ्फुस धमनियाँ ऑक्सीजन समृद्ध रक्त का परिवहन करती हैं। दूसरा है फुफ्फुस सिरा कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त का परिवहन करती है। अच्छा देखिए, इसमें एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, जो धमनी होती है वो शुद्ध रक्त ले जाती है, और सिरा जो होती है वो अशुद्ध रक्त ले जाती है। सिरा जो होती है पैर से लेके ऊपर तक ये अशुद्ध रक्त को ले जाती है, और ये धमनी होती है ऊपर से नीचे शुद्ध रक्त को ले जाती है। जब फुफ्फुस की बात आती है तो ये एक्सचेंज हो जाते हैं, ये शुद्ध ले जा रही थी, जैसे फुफ्फुस लगेगी तो ये अशुद्ध ले जाएगी, सिरा अशुद्ध ले जा रही थी, फुफ्फुस लगेगा तो शुद्ध ले जाएगी। इसमें उल्टा दिया गया, तो ये इसमें दोनों गलत हैं, ठीक है। तो हृदय से काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। किसी वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो ये वही 72 बार होता है, तो 70 से 80 बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 12 नंबर चैप्टर पादप में जनन कायिक प्रवर्धन, ये वेजिटेशन प्रोपोगेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन के विचार करना है। तो कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम अवधि में उगाए जा सकते हैं। दूसरा बीजों द्वारा उगाए जाने वाले पादपों की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पादन पादपों में पुष्प और फल आने में अधिक समय लगता है। तो इसमें केवल एक सही है। देखिए, इसमें अधिक समय नहीं लगता, कम समय लगता है, ठीक है। आपने देखा हो कि वो कलम काट के लगाया जाता है, उसे ही बोलते हैं कायिक प्रवर्धन, ठीक है। नेक्स्ट है पहला है कायिक प्रवर्धन में नए पादप जनक पादप की प्रतिलिपि होते हैं। कारण है कायिक प्रवर्धन में नए पादप एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो इसमें ए हो जाएगा, आर ओ एक सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट विभिन्न सजीवों में जनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईस्ट में जनन मुकुलन के माध्यम से होता है। शैवाल में जनन प्रक्रिया खंडन के माध्यम से होती है, और मांस और फर्म में जनन बीजाणु के द्वारा होता है। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही है, तो डी हो जाएगा, 1 2 3 तीनों सही। एक लिंगी पुष्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक लिंगी पुष्पों में या तो केवल पुंकेश्वर अथवा केवल स्त्रीकेश्वर उपस्थित होता है। सरसों, गुलाब और पिटूनिया के पौधों से उगने वाले पुष्प एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो ये इसमें केवल एक सही होगा जाके, ठीक है। जिसमें एक लिंगी होता है मतलब एक लिंग होगा, या तो पुरुष का होगा या तो महिला वाला होगा। तो स्त्रीकेश्वर महिला वाला है, वो पुरुष का पुंकेश्वर है। तो इसमें देखिए दूसरा, मक्का, पपीता, ककड़ी व खीरे पौधे में एक लिंगी पुष्प होते हैं, जबकि सरसों, गुलाब और पिटूनिया के पौधे में उगने वाले पौधे द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो कथन 2 गलत है। नेक्स्ट है पादपों में परागण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परागण के अंतर्गत परागकणों का स्थानांतरण परागकोश से पुष्प के वर्तिकाक पर होता है। जहाँ स्वपरागण के अंतर्गत परागकणों का स्थानांतरण परागकोश से उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाक पर होता है, वही पर परागण में परागकण का स्थानांतरण उसी प्रकार के किसी अन्य पादप पुष्प में वर्तिकाक पर होता है। तो इसमें ऑप्शंस हो जाएंगे ए, कथन 1 सही है, ठीक है।
और 2 इसलिए गलत है कि यदि परागण उसी पुष्प के वर्तिका पर गिरते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं, परंतु जब पुष्प के परागण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प अथवा उसी प्रकार के दूसरे पुष्प के वर्तिका पर पड़ते हैं तो उसे पर परागण कहते हैं। तो दूसरे में पढ़ना है, तो ये दूसरा गलत है। इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पादप का जनन भाग तना होता है। दूसरा, नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम परागण कहलाता है। नेक्स्ट है, परिपक्व होने पर अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। चौथा है, डबल रोटी का फफूंद बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है। तो सही पूछा है इसमें, तो डी वाला हो जाएगा। 3 और 4 केवल सही है, 3 और 4। अब देखिए, पादप का जनन भाग जो होता है पुष्प होता है, क्योंकि उसी में पुष्प में ही परागण होता है। तो पहला इसलिए गलत है। नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है, तो इसलिए दूसरा वो भी गलत है। इसमें दिया था परागण कहलाता है। परागण किस में होता है? पुष्प में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन है, गति एवं समय। फिजिक्स का निम्नलिखित में कौन सा उपकरण वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है? तो ये होता है ओडोमीटर। ठीक है, स्पीडोमीटर स्पीड नापता है, और अल्टीमीटर विमानों की ऊंचाई, एक्सेलेरोमीटर जो होता है वाहन की चाल की वृद्धि को मापने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, चाल का मूल मात्रा क्या है? तो डी है, मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर प्रति घंटे होता है। ठीक है, जो भी हो। नेक्स्ट है, विद्युत धारा और उसके प्रभाव। ये 14 नंबर चैप्टर है। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर निम्नलिखित प्रभाव होते हैं। इन प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार तप्त हो जाता है। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तो इसमें दोनों सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी विद्युत फ्यूज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उपयोग लघु पतन या शॉर्ट सर्किट रोकने के लिए होता है। सुरक्षा मानक से उच्च विद्युत धारा को प्रवाहित होने से विद्युत फ्यूज के तार पिघल जाते हैं। तो इसमें दोनों सही हैं। शॉर्ट सर्किट के लिए होता है। ठीक है, और इसीलिए पिघल जाते हैं, वो हल्के बनाए जाते हैं। तीसरा, थॉमस अल्वा एडिसन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थॉमस अल्वा एडिसन ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे। थॉमस अल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब, ग्रामोफोन, चलचित्र कैमरा तथा कार्बन प्रेशर का आविष्कार किया था। तो इसमें बी हो जाएगा, केवल 2 सही है। ठीक है, ये ब्रिटेन के नहीं थे, तो कहाँ के थे? ये यूएसए के थे। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के। नेक्स्ट है 15 नंबर है, प्रकाश। तो लाइट से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इसमें, थियरी 3 में भी आए थे। समतल दर्पण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा आभासी बिंब के समान आकार का होता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बिंब का वाम भाग प्रतिबिंब के दक्षिण भाग की भांति दिखाई देता है, तब बिंब का दक्षिण भाग वाम भाग की भांति दिखाई देता है। तो सही कौन सा है? तो इसमें दोनों सही है, क्योंकि ऐसा होता है जब समतल दर्पण सामने रखा तो पार्श्व प्रतिबिंबित होता है। आपका जो राइट है वो उधर का लेफ्ट होता है। ठीक है, और इधर का जो लेफ्ट होता है उधर का राइट होता है, ऐसा होता है। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण के विभिन्न उपयोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिकित्सकों द्वारा आँख, कान, नाक एवं गले का परीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, वाहन चालकों के पीछे, तो वाहन चालकों के पीछे का साइड मिरर जो होता है वो उत्तल दर्पण होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर केवल 1 सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, लेंसों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तल लेंस सदैव वास्तविक उल्टा तथा आकार में बिंब से बड़े प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस सदैव आभासी सीधा तथा आकार में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो ऑप्शन से कहते हैं कौन सा कथन सही है? तो बी है, केवल बी सही है। ठीक है, बी वाला सही है। उत्तल लेंस जो होता है वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, परंतु बिंब लेंस के अत्यंत निकट रखा जाए तो उसमें आभासी सीधा आवर्धित भी हो जाता है। तो इसलिए उत्तल लेंस होता है दो हर प्रकार की इमेज बना सकता है, और अवतल लेंस हमेशा आभासी सीधा बनाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्वेत प्रकाश 7 वर्णों का मिश्रण होता है। ठीक है, इंद्रधनुष भी 7 वर्णों से मिलकर बनाता है। तो ये दोनों सही है। ठीक है, अब बताइए कौन कौन से 7 रंग हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, जल एक बहुमूल्य संसाधन है। 60 नंबर चैप्टर। तो विश्व जल दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च है, उसी टाइम बिहार का भी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल की कमी हेतु उत्तरदायी है? तो जल की कमी हेतु कौन सा है? तो इसमें डी हो जाएगा, सभी। ठीक है, उद्योगों की तेज़ी से वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, सिंचाई की बढ़ती आवश्यकताएं, कुप्रबंधन, जल की कमी, ये सारे कारण हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई व्यवस्था सर्वाधिक वित्तीय व्ययी है? तो ये डी है, बूंद की सिंचाई। बूंद बूंद जो ड्रिप वाला सिस्टम होता है ना, तो ये सबसे अच्छी होती है, कम खर्च में होती है। सही विकल्प का चयन इसमें करना है, तो इसमें डी हो जाएगा। विश्व में जल की कुल मात्रा नियत है। ठीक है, एक कांस्टेंट है।
नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन है वन हमारी जीवन रेखा। निम्नलिखित में कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? तो ये ए हो जाएगा। घास कीट खाएंगे, कीट को मेंढक, मेंढक को सर्प और सर्प को गरुड़। तो गरुड़ जो है ना सर्वोच्च है, ये सर्वोच्च इसमें उपभोक्ता होगा जाके। नेक्स्ट है और जो मनुष्य वो सर्वाहारी। दूसरा अपघटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ये इसमें पूछा गया ये मृत पादपों और जंतु ऊतकों को ह्यूमस में परिवर्तित कर देते हैं। ये वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक है। तो ये दोनों सही हो जाएंगे, ए और बी। ये सी वाला होगा जाके 1 और 2 दोनों। तीसरा निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो वक्तव्य सही नहीं तो बी वाला। वन में पादप जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। ठीक है, सही कौन सा है? तो वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं। ठीक है, वन जलवायु चक्र को प्रभावित करते हैं। सही है, मृदा वनों की वृद्धि और पुनर्जन्म में सहायक होते हैं। तो ये सारे सही। 18 नंबर लास्ट है अपशिष्ट जल की कहानी। आपक स्लग जो होता है और बायोगैस, स्लग और बायोगैस अपशिष्ट जल उपचार के सह उत्पाद हैं। इन सह उत्पादों के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपशिष्ट जल उपचार के प्रक्रम में उत्पन्न अपांग का उपयोग खाद्य के रूप में किया जाता है। दूसरा, अपशिष्ट जल उपचार के प्रक्रम में उत्पन्न होने वाली बायोगैस जैव गैस का उपयोग ईंधन के रूप में अथवा विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। तो इसके देख लेते हैं कौन सा सही है। तो इसमें सी हो जाएगा, दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट है कृमि प्रसंस्करण शौचालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें मानव मल को केंचुए द्वारा उपचारित किया जाता है। इसमें उपयोग में जल की बहुत अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। मानव मल पूर्णतः कृमि केकों में परिवर्तित हो जाता है जो मृदा के लिए अति समृद्ध पोषक है। तो ऑप्शन इसके हो जाएंगे 1 और 2, 1 और 3 दो नहीं होगा। इसका कौन सा सही है? 2। तो 3 नहीं होता है, तो तीसरा सही है, दूसरा गलत। इसलिए ये तकनीक मानव मल के सुरक्षित प्रसंस्करण के लिए आदर्श सिद्ध हो सकती है क्योंकि इसमें उपयोग में जल की बहुत कम मात्रा आवश्यक होती है। उसमें लिखा था ज़्यादा मात्रा होती है। नेक्स्ट है अब ये यहाँ पे आपका 8 जो बुक है 8th की वो स्टार्ट हो गई है। तो हमने क्लास 7 का यहाँ पे पूरा हो गया, 2 पार्ट में हुआ है। ठीक है, इससे पहले क्लास 6 के 2 पार्ट्स में हुआ था, आप देख लीजिएगा और चैनल पे एक बार विज़िट कीजिएगा, आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट्स मिल जाएंगी।